हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीके शर्मा। आज हम क्लास 11th के हिंदी मीडियम सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हमारा जो पहला यूनिट है क्लास 11th के हिंदी मीडियम सिलेबस का वो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और इसके पहले अध्याय के बारे में हम बात करेंगे और इसके पहले अध्याय का जो नाम है वो है जीव जगत। क्लास 11th के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करें कि इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं। क्लास 11th की बायोलॉजी के अंदर तो टोटल 5 यूनिट्स हैं। पांचों यूनिट के अंदर कुछ कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर्स के ग्रुप है, समूह है इनके अंदर। तो पहले यूनिट है, इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और चारों अध्यायों की हम बात करें तो ये चारों के चारों अध्याय वर्गीकरण से संबंधित है। इसके अंदर एक जीव जगत है, एक है वर्गीकरण, एक प्राणी जगत का वर्गीकरण है और एक पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित अध्याय है। इन अध्यायों के अंदर हम पहले अध्याय की बात करेंगे जीव जगत की। और जीव जगत की हम बात करें तो देखो, अध्याय एक का जो नाम है वो नाम है जीव जगत। दो वर्ड यहां से निकल के आते हैं, जीव और जगत। हम अध्याय से ही स्टार्ट करेंगे और अध्याय के नाम से स्टार्ट करने से पहले हम पहले वर्ड के बारे में बात करेंगे और वो पहला वर्ड है यूनिट का नाम। और यूनिट का नाम है वर्गीकरण। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी और वर्गीकरण के बारे में हम अगले जो चैप्टर्स हैं वो वर्गीकरण से संबंधित है, तो वहीं पे हम इस यूनिट के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि चैप्टर के साथ यूनिट के बारे में भी क्लियर हो जाए। आज हम सीधा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत। और जीव जगत के बारे में बात करें तो सबसे पहला वर्ड हमें दिखाई देता है वो जीव दिखाई देता है कि जीव क्या है। जीव की डेफिनेशन क्या है, जीव क्या है, कैसा होता है। जब ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर आती हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम ही जीव हैं, क्या हमें जो सब दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जीव हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें जो दिखाई देते हैं उनके अंदर कुछ सजीव होते हैं और कुछ निर्जीव होते हैं। जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं तो इस रूम के अंदर सजीव की बात करूं तो मैं खुद सजीव हूं और बाकी मुझे जो दिखाई दे रहा है जैसे मार्कर है, बोर्ड है, ये सारी की सारी चीजें निर्जीव हैं। तो सजीव क्या होते हैं ये एक तकनीकी क्वेश्चन है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सजीव के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, अगर हम हमारे चारों तरफ देखें, हमारे सराउंडिंग, हमारे एरिया, हमारे चारों ओर देखें तो हमें पता चलता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर हैं, ग्रह मतलब प्लेनेट पर है जहां पे सजीव और निर्जीव दो चीजें होती हैं। मतलब कुछ हलचल करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो अभी हम बात करेंगे जीव जगत की, तो हलचल वाले जीवों के बारे में ही बात करेंगे। तो ये हलचल वाले जीव रहते कहाँ हैं? इस पृथ्वी पे तो हम देख ही रहे हैं, क्या इसके अलावा भी हमने इनको कहीं देखा है? तो इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हम जहां रह रहे हैं, अगर इस पूरी जगह के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनके बारे में बाद में बात करेंगे जीव क्या है और जगत क्या है। हम पहले देखेंगे कि रहते कहाँ हैं, इसके बारे में तो पता करें। तो हम बोलेंगे कि जीव है वो पृथ्वी पर रहते हैं, पर पृथ्वी कहाँ है? अगर इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि बेटा हम रहते हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं और इन्हीं आकाश गंगा के अंदर हमारा क्या है? सौरमंडल है। हम हमारे सौरमंडल के अंदर पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं और हमारा जो सौरमंडल है वो हमारी आकाश गंगा के अंदर है। और हमारी जो आकाश गंगा है इसका नाम है मिल्की वे। इसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला। हिंदी के अंदर इसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला, क्योंकि ये दूधिया कलर में, थोड़ा धुंधला है ना, ब्लड टाइप में दिखाई देती है, दूधिया कलर में दिखाई देती है। थोड़ा देखते हैं तो एक पट्टी टाइप की होती है, इसके अंदर अरबों तारे होते हैं। आकाशगंगा तारों से मिलकर बनी होती है, अरबों तारे होते हैं और हर एक आकाशगंगा के अंदर कई सौरमंडल होते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा के अंदर एक सौरमंडल है, एक सौरमंडल है। और इस सौरमंडल का जो केंद्र है
केंद्र है बेटा सूर्य। केंद्र क्या है? सूर्य। देखो जीवों की उपस्थिति जो हमने देखी है अभी तक, वो कहां देखी है? हमने पृथ्वी को छोड़ के कहीं नहीं देखी है। अगर हम पृथ्वी को छोड़ के हमने कहीं नहीं देखी है तो हम बात करेंगे कि पृथ्वी कहां है। अब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करें कि ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। वैसे सुपर क्लस्टर्स होते हैं, सुपर क्लस्टर्स के अंदर गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर जो लोकल ग्रुप है उसके अंदर हमारी मिल्की वे है, और हमारी मिल्की वे के अंदर सौरमंडल है। मिल्की वे के अंदर जो सौरमंडल है वो एक ओरायन बेल्ट के अंदर है, ओरायन प्लेट। एक मूवी आती है, हॉलीवुड मूवी है थॉर नाम से, उसकी कई पार्ट्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है ओरायन बेल्ट, ओरायन बेल्ट। तो ये जो ओरायन प्लेट होती है, इस मिल्की वे के अंदर एक जगह है ओरायन प्लेट। उस ओरायन प्लेट के अंदर हमारा सौरमंडल है और हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। अगर हम क्लास 12 की यूनिट नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पे एक चैप्टर आता है, 6 नंबर का चैप्टर है, और यूनिट 2 का 3rd नंबर का चैप्टर है उद्विकास, इवोल्यूशन। उद्विकास के अंदर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से ही होती है, और पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से जो होती है उसके बारे में बताया था ओपेरॉन और हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने। खैर हम क्लास 12 में बात करेंगे, पर यहाँ पे जानना जरूरी है, थोड़ा सा तो देख लेना इस चीज को। देखो सूर्य है इस तरीके से, ये रहा सूर्य। अगर सूर्य की बात करें तो इस सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं। इन्हीं के अंदर हमारी पृथ्वी की जगह कौन सी जगह है, ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं हमारे सौरमंडल को। तो हमारे सौरमंडल को देखते हैं तो इस सन के सबसे पास में जो ग्रह होता है, प्लेनेट होता है, वो बहुत छोटा होता है और इसका नाम है बुध। बुध के बाद में आता है शुक्र, शुक्र के बाद में आता है बेटा पृथ्वी। जो जीव हैं वो, ये जो जीव हैं, ये जीव अभी तक इसी ग्रह पे देखे गए। जिनको हम जीव कहते हैं या जीव समझते हैं वो यहीं पाए जाते हैं। क्या हमने अभी इधर देखे? नहीं देखे अभी तक हमने। हमारी पृथ्वी की तो सबसे पास में है, इधर आगे की ओर चलते हैं तो यहां आता है मंगल, मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आता है शनि, शनि के बाद में आता है अरुण, और अरुण के बाद में आता है वरुण। इस तरीके से ये 8 ग्रह हो गए, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पर, और पृथ्वी के बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वैसे ये इनके अलावा एक और ग्रह था यम, जिसको हटा दिया गया अभी, क्योंकि वो जो ग्रह हैं उनके नियमों का पालन नहीं करता। वो बाद में बात करेंगे हम जब कभी इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अभी देखो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य से 2 प्लैनेट के बाद में आती है, बुध और शुक्र। तो जो जीव हैं ये कहां रहते हैं, इसकी बात करें तो जीव कहां है, तो बेटा इसकी बात करें तो आंसर आता है पृथ्वी पर। कहां है? पृथ्वी पर। क्या हमने जीवों को पृथ्वी के अलावा भी कहीं दूसरी जगह देखा है क्या? अभी तक हमने जीवों को पृथ्वी के अलावा कहीं नहीं देखा है। अब ये मत बोल देना समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर देखा है, क्योंकि ओशियंस भी अर्थ पर ही है। अभी तक हमने ओशियंस को कहीं दूसरे प्लेनेट पे हमने खोजा नहीं है। हमने मंगल तक हम गए, बृहस्पति शनि की हम बातें करते हैं, यहां तक हमने हमारा यान भेजा है अभी, मंगल यान जिसको हम बोलते हैं। इधर भी हमने हमारे यान भेजे हुए, पर यहां तक हमें कोई नहीं मिला, कोई जीव नहीं मिला। और हम ब्रह्मांड से बाहर भी निकल रहे हैं तो ब्रह्मांड के बाहर भी अभी तक हमें कोई गैलेक्सी के अंदर कोई भी ऐसा जीव नहीं मिला जो जिससे साबित हो सके, हमें प्रमाण नहीं मिला जिससे ये भी साबित हो सके कि जीव होते हैं। अब इन चीजों का जब कोई प्रमाण ही नहीं है तो विज्ञान तो बिना प्रमाण के कोई चीज मानती नहीं है, और विज्ञान तो बिना प्रमाण के कोई चीज मानती नहीं है। तो प्रमाण सिद्ध करने के लिए अध्ययन का होना जरूरी है, और विज्ञान के अंदर उन्हीं अध्ययनों के आधार पर हम विज्ञान को पढ़ते हैं, क्योंकि अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, और परिणाम निकलेगा तो हम किसी ना किसी चीज को सिद्ध कर पाएंगे। तो उसी तरीके से लगातार
प्रयास जारी है वैज्ञानिकों का कि कहीं ना कहीं तो हमें जीव मिल ही जाए। वैसे हम जो पृथ्वी के अलावा जो जीव होंगे कहीं पे, उनके बारे में बात करते हैं एलियंस, और एलियंस की बहुत सारी कहानियां उड़ी हुई हैं, ठीक है। तो खैर छोड़ो, जब बात करेंगे इवोल्यूशन तब उनकी बात करेंगे, अभी तो जीव जगत के बारे में बात करते हैं। और जीव जगत के बारे में बात करें तो जीव कहां मिलते हैं बेटा? जीव मिलते हैं पृथ्वी पर। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ओके, तो आगे इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड ही। चलो इसको मिटा देते हैं, अगर इसको मिटा देते हैं। देखो, अभी हमने बात की कि जो जीव है वो पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी पर यदि जीव है तो हमें कैसे कैसे जीव दिखाई देते हैं इधर? इसके अंदर दो वर्ड आते हैं। पहला जो शब्द आता है वो है जीव, और हम इसी की बात कर रहे थे, जगत के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, जो जीव है कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे आसपास, पृथ्वी पर हमारे आसपास। यदि ये जीव पृथ्वी पर हमारे आसपास मिलते हैं तो हम बात करते हैं पृथ्वी की। यहीं से पकड़ के हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो, ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम इस जगह खड़े हैं। अभी मान लो हम पृथ्वी पर हैं और हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनको हम पृथ्वी के अलावा हमने कहीं दूसरी जगह अभी तक देखा ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम जैसे हैं, क्या वो जीव वैसा है? क्या वो जीव वैसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं और यहाँ पर वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं विविधता। जीवों के मध्य अंतर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जैसे हम बात करें कि जीव क्या क्या होते हैं, तो देखो बेटा, पृथ्वी को यदि हम गौर से देखें तो पृथ्वी पर हमें दो ही प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। एक तो दिखाई देती है सजीव और दूसरी दिखाई देती है हमें निर्जीव। इसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। सभी सजीव मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। जगत का मतलब होता है समूह। सभी सजीव मिलकर एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम कहते हैं जगत, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। वैसे सभी निर्जीव मिलकर या सभी निर्जीवों को मिलाकर निर्जीव जगत का निर्माण होता है। अब पृथ्वी पर दो ही प्रकार के जगत पाए जाते हैं, सजीव जगत और निर्जीव जगत। तो यही वर्गीकरण है और कुछ नहीं है कि पृथ्वी का हमने यहाँ पे उपस्थित चीजों के आधार पर दो भागों में हमने उन चीजों को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, विभाजन कर दिया, यही वर्गीकरण होता है। ओके, तो सजीव मिलकर सजीव जगत बनाते हैं और सजीव जो होते हैं ये पृथ्वी पर तीन प्रकार के पाए जाते हैं। आप अपनी आंखें घुमा के चारों ओर देखो, अपनी गर्दन घुमा के, खुद घूम के, कैसे भी देखो, और चारों ओर जब आप देखते हो या हम देखते हैं तो हमें पादप दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं जंतु, और हमें जो नहीं दिखाई देता उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। उनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ओके, और इनके अलावा जो भी होता है वो सारे निर्जीव होते हैं। जैसे मार्क कर रहे हैं निर्जीव है। सजीव की बात करें, पादप, इनको हम बायोलॉजी की बॉटनी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। जूलॉजी को, सॉरी, जंतु को जूलॉजी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं।
ये मुख्य शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की, जूलॉजी और बॉटनी, और सूक्ष्म जीव को माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी होती है, ये मुख्य शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की। तो इस प्रकार से जीव होते हैं, सजीव होते हैं। तो सजीव होते हैं, देखो अब हम सजीव और निर्जीव की देखते हैं। तो सजीव और निर्जीव को देखने पर एक तकनीकी क्वेश्चन उठता है कि सजीव क्या है, और दार्शनिक क्वेश्चन की बारे में बात करें तो सजीव के जीवन का उद्देश्य क्या है। जिनमें जीवन होता है उसे ही सजीव कहते हैं। एक क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सजीव इज इक्वल टू जीव। क्या हम सजीव को जीव कह सकते हैं? बिल्कुल सही है, हम सजीव को ही जीव कहते हैं। सजीव को ही हम जीव कहते हैं। सजीव को जीव और जीव को सजीव कह सकते हैं, क्योंकि सभी जीव सजीव होते हैं। आपने छोटी क्लासों के अंदर इस वर्ड को पढ़ा होगा, यदि सभी जीव सजीव होते हैं तो सभी सजीव जीव होते हैं। ओके, पर सभी जीव निर्जीव नहीं होते, और सभी सजीव भी निर्जीव नहीं होते, और सभी निर्जीव सजीव नहीं होते या जीव नहीं होते। सजीव की बात करें तो देखो बेटा, सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है, यही तकनीकी क्वेश्चन है। यहां से यदि हम देखें तो एक तकनीकी प्रश्न आता है, सजीव और निर्जीव क्या है। और सजीव और निर्जीव के बारे में बात करें तो देखो, जैसे हम हैं, सजीव हैं, इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा। हम सजीव हैं और हम बात करते हैं कि हम पैदा हुए या बने। तो देखो सजीव होते हैं, अब जितने भी सजीव देखोगे वो पैदा होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। तो सजीव होते हैं, उनके अंदर जीवन चक्र पाया जाता है, जीवन चक्र उपस्थित होता है। लेकिन निर्जीव के अंदर जीवन चक्र उपस्थित नहीं होता। तो बात करें कि जीवन चक्र क्या है। देखो पहला अंतर तो यही है, जो तकनीकी क्वेश्चन है उसका आंसर यदि हम जाने कि सजीव और निर्जीव क्या है, इनके बीच अंतर क्या है, ये दोनों अलग अलग क्यों है। तो पहली चीज हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि सजीवों में जीवन चक्र होता है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं होता। और सजीवों में जीवन चक्र होता है तो फिर क्वेश्चन आता है कि जीवन चक्र क्या है। और जीवन चक्र को समझने के लिए हम खुद को देखते हैं, क्योंकि खुद से के पास ही खुद को समझ के या खुद को इस जगह पे बिठा के अगर इस टॉपिक को समझेंगे तो इससे बेटर कोई दूसरा तरीका होगा ही नहीं याद होने का, कि टॉपिक समझ में ही नहीं आए या लर्न ही नहीं हो। देखो जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, वो जन्म लेते हैं। जीवन चक्र क्या है, जन्म से मरण तक का जो समय है, यदि कोई सजीव निकलता है, पैदा होता है और मरता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है, जो समय है, यही समय जीवन चक्र कहलाता है। एक कॉमन सी बात जो हमारे माथे के अंदर, दिमाग के अंदर आती है, वो यही आती है। देखो सजीव जो होता है वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद एक समय के बाद प्राकृतिक तरीके से मर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सजीव के जन्म से मरण तक का जो समय है, इस समय को ही जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है कि सजीव जन्म लेते हैं और एक समय के बाद वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, इस समय को ही जीवन काल कहते हैं। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आता है कि सजीव ऐसे पैदा होके मर जाते हैं, तो क्या ऐसा चलता ही रहता है? बिल्कुल चलता रहता है। ये एक साइकिल है, एक गोल गोल साइकिल के पहिए की तरह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो बार बार चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो फिर नए सजीव कहां से आते हैं? तो नए सजीवों की बात करें तो बेटा देखो क्या है, जीव विज्ञान एक बात कहती है कि अगर पैदा हुए हैं, अगर सजीव बने हैं, तो हमें अपनी संतति को, अपनी स्पीशीज को, सॉरी अपनी जाति को
बचाए रखने के लिए बच्चे पैदा करने की जरूरत होती है। अब बच्चे पैदा करने की जरूरत होती है तो उसके लिए हम करते हैं एक प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। तो देखो, सजीव अपने इस जीवन चक्र में परिपक्व अवस्था के बाद, ठीक है ना, परिपक्व अवस्था के बाद किसी भी जगह एक प्रोसेस कर सकता है अपने जीवन काल में। सपोज करो यहाँ पे परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया सजीव, प्रजनन करने में सक्षम हो गया, क्योंकि महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, रजोधर्म चक्र चलता है, तो रजोधर्म चक्र उसके परिपक्व वयस्क होने पर ही आता है। और शुक्राणु जो बनते हैं वो भी वयस्क होने पर ही बनते हैं हमारे अंदर। तो बेटा जो रजोधर्म और शुक्राणु जो बनते हैं जीव के अंदर, तो वो एक टाइम के बाद बनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वयस्क सजीव पैदा होता है, वयस्क होता है और जन्म करने में सक्षम होता है, तो उसके बाद वो अपने जीवन काल में किसी भी अवस्था में एक जगह पर प्रजनन करता है। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन करता है, और प्रजनन करता है तो इस प्रजनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतति, और अपने समान संतति उत्पन्न करता है जिससे इसकी जाति का अस्तित्व, जाति का अस्तित्व बना रहता है। क्योंकि सजीव यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक समय के बाद जब सभी जीव खत्म हो जाएंगे तो उनकी जाति का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होगा। सभी जीव खत्म हो जाएंगे, पूरी जाति खत्म हो जाएगी, मनुष्य जाति खत्म, पृथ्वी से मनुष्य खत्म। तो मनुष्य जाति बनाए रखने के लिए, ताकि पृथ्वी पर हमेशा डोमिनेंस बने रहे, प्रभावी बने रहे, तो इसके लिए सजीव मिलकर क्या करेंगे? प्रजनन करेंगे। और ये मनुष्यों की बात नहीं है, हर एक जीव ये काम करता है, क्योंकि हर एक जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, और यही उनके जीवन चक्र का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो सजीव और निर्जीव की बात करें तो सजीवों में जीवन चक्र उपस्थित होता है, निर्जीवों में जीवन चक्र उपस्थित नहीं होता। और जीवन चक्र क्या होता है? जीवन चक्र होता है कि सभी सजीव जन्म लेते हैं और एक समय के बाद मर जाते हैं, तो जन्म और मृत्यु के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। और वयस्क अवस्था आती है तो वयस्क अवस्था के बाद में एक जैविक प्रक्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं, और इस प्रजनन के द्वारा वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, और अपने समान संतति उत्पन्न करके वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो इसी तकनीकी क्वेश्चन के आधार पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर। तो हमने पहला अंतर तो हमने यहीं पे पढ़ लिया, चलो हेडिंग डालने से पहले पहला अंतर हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो अगला अंतर हम बात करें तो देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ अंतर दे रखे हैं, उसमें सबसे पहला अंतर है वो है वृद्धि, उसके बाद प्रजनन है, उपापचय है, संवेदना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं। तो उनकी बात करेंगे, और उनकी बात करने के लिए हमको चाहिए जगह लिखने के लिए, और जगह चाहिए तो हम इसको मिटा देते हैं। देखो सजीव के बारे में बात कर रहे थे, सजीव और निर्जीव के बारे में बात करें तो एक एनसीईआरटी लाइन है कि सजीवों के अंदर उनको पहचानने के विशेष लक्षण होते हैं, और सजीवों के अंदर सजीवों को पहचानने के विशेष लक्षण होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लक्षण जिनको एनसीईआरटी ने विशेष लक्षण कहा है, वो जिसके अंदर विद्यमान है वो तो सजीव है, और जिनके अंदर विद्यमान नहीं है वो निर्जीव है। इसका मतलब निर्जीवों के आइडेंटिफिकेशन या उनकी पहचान करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम सजीवों के उन विशेष लक्षणों को देख लेते हैं जिनसे सजीव होने का पता चलता है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला लक्षण है वो था जीवन काल, और जीवन काल के बारे में बेटा हम अभी पढ़ चुके हैं। इधर दूसरा लक्षण हम बात कर रहे हैं वो है वृद्धि। देखो वृद्धि क्या है?
वृद्धि क्या मतलब होता है? बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अब बढ़ा दो तरीके से जाता है। वृद्धि इसको भी कहते हैं, ऊंचाई में वृद्धि, और वृद्धि इसको भी कहते हैं मोटाई में वृद्धि। तो क्या सजीवों के अंदर दोनों प्रकार की वृद्धि होती है? बिल्कुल बेटा, ये कोई वृद्धि के प्रकार नहीं है, ठीक है ना, एक जनरल नॉलेज सी बात है। अगर माने तो प्रकार ही है, पर इतने कोई प्रकार नहीं है। वृद्धि है, वृद्धि का तरीका है ये कि वृद्धि होती है, वृद्धि ऊंचाई में भी होती है और वृद्धि मोटाई में भी होती है। तो सजीवों के अंदर वृद्धि दोनों तरीके से होती है, क्योंकि जब आप छोटे थे तब आप इतने से थे और इतने से थे, चौड़ाई के अंदर हाइट इतनी से थी आपकी। धीरे 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 आप बड़े हुए, आज आप 16-17 साल के हो गए होगे, 12th 11th के अंदर हो, तो 16-17 साल के अंदर आपकी हाइट ऐसे भी बढ़ी है, इस तरीके से भी बढ़ी है, और आप इस तरीके से भी बढ़े हो। आप अपने चारों ओर क्लास के अंदर देखो, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, मोटाई के अंदर बात करें तो कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे। तो इसका मतलब वृद्धि तो हुई है उनके अंदर, ठीक है ना। कोई बच्चा हाइट में बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, तो इसका मतलब आप कंपेयर करो तो देखोगे कि वृद्धि ऊंचाई में भी हुई है और वृद्धि चौड़ाई के अंदर भी हुई है। पर एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात नहीं किया है। एनसीईआरटी कहती है कि वृद्धि के अंदर पादप की हम पहले बात करें तो पादपों के अंदर जो वृद्धि है, ऊंचाई में भी और मोटाई में भी, वो जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। पादपों के मरने से कुछ समय पहले ही ये वृद्धि उनकी बंद होती है, और जो वृद्धि होती है, वृद्धि की प्रक्रिया है वो बेटा कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ओके, तो दोनों ही तरीके से वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि होती है, इसका मतलब पादप जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन करते रहते हैं। बिल्कुल, पादप करते रहते हैं। जब इनकी डेथ होती है तो डेथ से कुछ समय पहले ही इनके अंदर कोशिका विभाजन बंद होता है। लेकिन जो जंतु होते हैं, एक निश्चित समय तक उनमें वृद्धि होती है। एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, और उस निश्चित समय के चले जाने के बाद उनमें वृद्धि नहीं होती है। तभी तो आपको बोलते हैं, आपने कई बार सुना है क्या कि खा ले बच्चे, अभी तेरी उम्र ही क्या है, खा लेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं खाएगा तो सूखा का सूखा रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जीव है, हम भी जंतु जानवरों के अंदर ही आते हैं वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बात करें तो, क्योंकि हमारे लक्षण जंतु जगत के अंदर ही मिलते हैं, पादप जगत में तो मिलते नहीं है। तो बेटा क्या है, हमको टाइम पे खा लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारी जो वृद्धि होती है निश्चित समय तक होती है। आपने कभी अपने माता पिता को कहते हुए सुना होगा कि किसी बच्चे के लिए, किसी पेरेंट्स को भी, क्योंकि रिश्तेदार जब आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं उनमें, यदि हमारी हाइट छोटी है, हम कमजोर हैं, खा खूब रहे हैं, खूब माल दबा रहे हैं, लेकिन वो दब ही रहा है, उससे वो हमको गुण नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है, हम कमजोर रहते हैं, तो फिर वो घर वालों को बात करते करते बोलते हैं बच्चों को कुछ खिलाया करो, देखो कितना कमजोर कर रखा है, वरना अभी नहीं बढ़ेगा तो फिर कब बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अभी नहीं बढ़ेगा तो कभी कभी नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वृद्धि निश्चित समय तक है,
18 साल तक मानते हैं, परिपक्व अवस्था तक मानते हैं इस चीज को। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप 18 से 21 साल तक मान लो, उसके बाद वृद्धि धीरे धीरे बंद हो जाती है, वृद्धि होती ही नहीं है। और वृद्धि नहीं होती है तो फिर आपकी हाइट जो भी है वो रह जाती है। अब बाकी आप बोलोगे सर ये वाली वृद्धि तो हो जाती है, ये पेट ऐसे ऐसे मटके जैसा हो जाता है, इधर से ये आ जाते हैं। तो बेटा ये होता है फैट, एक्स्ट्रा फैट के जमा होने के कारण, तो उससे भी वृद्धि होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो एक वृद्धि नहीं है। हाइट वाली वृद्धि की बात करें एक स्वस्थ शरीर के लिए, तो हाइट वाली वृद्धि की बात करें तो एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कोशिका विभाजन बंद हो जाता है, कोशिका विभाजन बंद नहीं होता है। आई बात समझ में? तो देखो हम बात करें निश्चित समय तक वृद्धि होती है। जंतुओं के अंदर भी दोनों प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के प्रकारों के अंदर वृद्धि के युग्मों की बात करें तो एनसीईआरटी ने कहा कि वृद्धि द्वियुग्मी है। द्वियुग्मी है इसका मतलब इसकी ट्विन्स है। ट्विन्स मतलब होता है जुड़वा, सिस्टर्स या ब्रदर्स, जुड़वा जीव, उनको ट्विन्स कहते हैं हम। तो वृद्धि के ट्विन्स है, इसका मतलब दो ऐसे प्रकार हैं जो वृद्धि को निर्धारित करते हैं। अगर हम बात करें तो वृद्धि के जो प्रकार हैं वो है इंक्रीज ऑफ मास, द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, और एक है बेटा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। यदि मैं इसको और भी हिंदी मीडियम की बेसिक क्लास के अकॉर्डिंग इसको तोड़ूं इस शब्द को, तो इसको हम कहेंगे बाहरी वृद्धि, और इसको कहेंगे हम आंतरिक वृद्धि। तो यदि वृद्धि अगर सजीवों का विशेष लक्षण है, वृद्धि विशेष लक्षण है, इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी एक वर्ड निकालती है विशेष लक्षण के लिए, स्पेशल कैरेक्टर वर्ड नहीं निकालती, वो कहती है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दोनों प्रकार से वृद्धि जीवों के अंदर होनी चाहिए, सजीवों के अंदर होनी चाहिए। अगर सजीवों में दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार से नहीं होती तो वृद्धि स्पेशल लक्षण नहीं बना सकते वृद्धि को। अगर स्पेशल लक्षण वृद्धि है, विशेष लक्षण है सजीवों का वृद्धि, तो केवल सजीवों में ही होनी चाहिए, निर्जीवों में नहीं होनी चाहिए। ये विशेष लक्षण का दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार ये सजीवों में पाई जानी चाहिए, निर्जीवों में नहीं पाई जानी चाहिए। तो हम तुलना करके देखेंगे सजीव और निर्जीव की। तो बेटा सबसे पहले हम आंतरिक वृद्धि की बात करते हैं, क्योंकि यही हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। देखो बात करें सजीव की, सजीव के अंदर ले लेते हैं हम स्वयं की बात करें तो एक दिन हमारा जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था तब हमारी हाइट छोटी थी, हमारे अंग छोटे छोटे थे, हमारे अंग क्या थे? छोटे छोटे थे। आज हम हो गए, वयस्क हो गए, और 17, 18, 20 साल तक के हो गए, 20 साल के हो गए, मान लो 20 साल के हो गए, तो यही अंग हमारे बड़े हो गए। अगर हम इनको देखें तो हमारे अंदर आंतरिक वृद्धि हुई है, आंतरिक वृद्धि हुई है। और ये एग्जांपल समझ में नहीं आता है तो दूसरा एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत है ही नहीं। जब छोटे थे, बच्चे होते हैं, उनके अंदर ऑर्गन छोटे होते हैं, अंग छोटे होते हैं, और जब बड़ा आदमी होता है, वयस्क होता है, उसके अंदर अंग बड़े होते हैं। इसका मतलब जो अंग है उसने वृद्धि की है। पहले अंग छोटा था, कम कोशिकाओं से बना था, अब अंग बड़ा हो गया तो ज्यादा कोशिकाओं से बना है, या उसके अंदर कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि हुई है।
कोशिकाओं के नंबर बढ़े, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है, तो यही तो वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि। जैसे हम बात करें कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन से बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? इसे कहते हैं युग्मनज। युग्मनज युग्मनज द्विगुणित एकल कोशिका या यूनिसेलुलर कोशिका होती है। द्विगुणित यूनिसेलुलर कोशिका होती है, और इस द्विगुणित एकल कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बनता है। बहुकोशिकीय जीव बनता है, इसका मतलब हम सभी एक कोशिका से बने हुए। बिल्कुल, जब मम्मी के अंडे से, एग से पापा के शुक्राणुओं ने क्या किया था? निषेचन किया था, उनका संलयन हुआ था, तो दोनों के संलयन से बना था जाइगोट, और जो जाइगोट बना था वो एक कोशिका थी, सिंगल सेल था वो। अब सिंगल सेल जाइगोट से एक कोशिकीय जाइगोट, जिसको हमने युग्मनज भी कहा है, उस युग्मनज से के अंदर विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन, ठीक है। और कोशिका विभाजन के द्वारा एक बहुकोशिकीय जीव बना, और वो है हम। जब हम मम्मी की डिलीवरी हुई, हम बाहर आए, और जब हम बाहर आए, प्रसव के बाद बाहर आए, तब हम इतने से थे, एक ऐसी कोशिका, सिंगल कोशिका, उस कोशिका से हम इतने बड़े बन के बाहर आ गए। अब बाहर आ गए हम, तो आज हम 20 साल के हो गए, तो हम पहले इतने से थे, पैदा हुए तब, आज हम इतने बड़े हो गए। अब इतने बड़े जब हम हो गए बेटा, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है, एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन गई, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स जीवों के अंदर बढ़ा है। तो क्या ये निर्जीवों के अंदर भी होती है? अगर मैं मार्कर की बात करूं, तो क्या इस मार्कर के अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर एक मार्कर से के अंदर वही एक मार्कर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हो जाए? पहली बात हम बात करें तो कोशिकीय संगठन के आधार पर मार्कर कोशिका का बना ही नहीं होता, और जो चीज कोशिका का बना नहीं होता उसके अंदर आंतरिक वृद्धि कैसे होगी? तो इसका मतलब इसके अंदर आंतरिक वृद्धि हो ही नहीं सकती। अब आंतरिक वृद्धि इसके अंदर कभी हो ही नहीं सकती, तो निर्जीवों के लिए ये, सजीव के लिए तो ये सही है, सजीव के लिए तो सही है, पर निर्जीव के लिए ये बात गलत है, क्योंकि निर्जीव के अंदर आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। अगर हम बाहरी वृद्धि की बात करें तो बिल्कुल बेटा, एक कोशिका युग्मनज से, बाहरी वृद्धि, ये तो अंगों की वृद्धि थी। अगर द्रव्यमान की बात करें तो देखो, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, वजन मतलब वेट। आप जब जन्म लिया, आप जब पैदा हुए, तब आपका वजन था 2.5 किलोग्राम। आप जब 20 साल के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, तब आपका वजन है 49 किलोग्राम। तो क्या द्रव्यमान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बिल्कुल, द्रव्यमान बढ़ा है, वजन बढ़ा है आपका, आपकी बाहरी वृद्धि हुई है। ओके, अगर हम ये सजीव की बात है, अगर हम निर्जीव के बारे में बात करें तो बेटा क्या होता है, निर्जीव के ऊपर, जीव के ऊपर बाहरी पदार्थों के जमाव से द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान वृद्धि निर्जीवों के अंदर भी होती है, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो कोई टेबल है, लोहे की टेबल है, आपने उसको बाहर छोड़ दिया और कई सालों के बाद आप उसको देख रहे हो बाहर आके, तो उसके अंदर रस्ट लग गया, जंग लग गई, तो आप देखोगे कि एक छोटी सी टेबल थी जिसके अंदर 1 किलो वजन था, 2 किलो वजन था, कुछ भी मानो, तो उसके अंदर रस्ट लगेगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई चीज हम बाहर छोड़ के चले जाते हैं तो कई वर्षों तक वो पड़ी रहती है, उसके ऊपर भारी चीजें आके जम जाती हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि निर्जीव, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को बाहर छोड़ देंगे या यहीं छोड़ के चले जाएंगे तो इसके ऊपर धूल वगैरह जमेगी, और धूल वगैरह जमेगी तो कई सालों के बाद इसका थोड़ा सा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है।
जंग वाली चीज को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लोहे की वस्तु पर जंग लगती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, या उसको बाहर छोड़ देते हैं तो भारी पदार्थ उस पर जम जाते हैं और जमने के कारण उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो द्रव्यमान या वजन की बात करें तो वजन तो निर्जीव पदार्थों का भी बढ़ता है और वजन सजीवों का भी बढ़ता है। तो द्रव्यमान में वृद्धि के आधार पर या भारी वृद्धि के आधार पर वृद्धि सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है, लेकिन आंतरिक वृद्धि के आधार पर वृद्धि सजीवों का विशेष लक्षण है। तो इन्हीं कारणों से वृद्धि को के ये द्वियुग्मी ट्विन्स कहते हैं, इनको वृद्धि के ट्विन्स हैं। और वृद्धि के ट्विन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसके अकॉर्डिंग तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन नॉर्मली वृद्धि को विशेष लक्षणों से ही बाहर निकाल दिया कि इस वृद्धि को सजीवों का विशेष लक्षण नहीं मान सकते। तो ये एक छोटी सी चीज थी वृद्धि को विशेष लक्षण नहीं मानने की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सजीव वृद्धि नहीं करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, ओके, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है जीवन काल के अंदर। इसके अंदर हमने प्रजनन के बारे में बात की है। तो प्रजनन क्या सजीवों का विशेष लक्षण है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उपापचय के बारे में, फिर संवेदना के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जीवों की विविधता वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं। क्या प्रजनन भी सजीवों का विशेष लक्षण होता है? और विशेष लक्षण के या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और नियमों के अकॉर्डिंग बात करें हमने पढ़ा जीवन काल, बिल्कुल हमने पढ़ा वृद्धि। जीवन काल से यह सजीवों में होता है, निर्जीवों का नहीं होता। सजीव निर्जीव, निर्जीवों के अंदर नहीं होता। वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि आंतरिक प्रकार की तो होती है पर बाहरी प्रकार की नहीं होती। यहां पर वृद्धि आंतरिक प्रकार की तो नहीं होती, लेकिन बाहरी प्रकार की वृद्धि होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये हमारा अगला है प्रजनन। क्या प्रजनन सजीवों का विशेष लक्षण है? प्रजनन सजीवों का विशेष लक्षण है। तो छोटी सी बात करते हैं कि प्रजनन हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो छोटी क्लासों के अंदर हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया है, आपको हमको सबको यही पढ़ाया है कि प्रजनन या जनन सजीवों का लक्षण है। प्रजनन जनन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते, इसलिए जिनके अंदर जनन होता है वो सभी सजीव होते हैं। तो इसका मतलब ये मान लें कि जिनमें जनन नहीं होता है या प्रजनन नहीं कर पाते वो वो सजीव नहीं होते, फिर वो निर्जीव होते हैं। लेकिन बेटा विशेष लक्षण के नियमों के आधार पर बात करें तो प्रजनन क्या सभी सजीवों में पाया जाता है? पहला नियम तो यही है कि सभी सजीवों में पाया जाना चाहिए। ये एक जैविक प्रक्रिया है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों के अंदर होती है, निर्जीवों के अंदर नहीं होती है, पहली बात। ओके, अब प्रजनन जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन के द्वारा सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है और सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो जिसके कारण वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है तो क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं क्या? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्योंकि निर्जीव के अंदर तो हम क्या दिया कि निर्जीव नहीं करते। एक मार्कर से कभी भी दो मार्कर नहीं बनेंगे, ये बात क्लियर है।
एक डस्टर से दो डस्टर कभी नहीं बनेंगे, एक बोर्ड से दो बोर्ड कभी नहीं बनेंगे, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती जिनसे दो बनेंगे। लेकिन सजीवों के अंदर एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसे जैविक प्रक्रिया कहते हैं। और जैविक प्रक्रिया के द्वारा ये अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं या अपने समान ही जीव को उत्पन्न करते हैं, इसी को प्रजनन कहते हैं। और सभी सजीव प्रजनन नहीं करते हैं बेटा। अब नहीं करते हैं तो कैसे नहीं करते हैं? अगर हम बात करें तो देखो जो सजीव है, जैसे खच्चर, जनन करने में सक्षम नहीं होता, जनन करने में सक्षम नहीं है। ओके, अजननक्षम, अजननक्षम मानव, ये भी जनन करने में सक्षम नहीं होते। देखो क्या होता है, जैसे हमारे परिवार में या कहीं पे भी कोई मानव जोड़ा है, दंपति है, अगर उनमें किसी भी कारण, चाहे दंपति में, चाहे मादा में हो या नर में हो, दोनों में यदि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो अजननक्षम है। और प्रजनन क्या कहता है कि प्रजनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न होनी चाहिए, वही जैविक क्रिया प्रजनन है। लेकिन ये जनन नहीं कर पाते हैं, इंटरकोर्स तो करते हैं पर जनन नहीं कर पाते, संभोग तो होता है पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो इसका मतलब जैविक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और विशेष लक्षण के अकॉर्डिंग सभी सजीवों के अंदर वो चीज होनी चाहिए या वो लक्षण होना चाहिए, तभी उसको विशेष लक्षण कहेंगे, उसी लक्षण के बेस पे उसको हम सजीव या निर्जीव निर्धारित करेंगे। लेकिन इसके अंदर तो ये जनन, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है, और बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है तो ये अजननक्षम कहा जाता है। आपने एक पढ़ा होगा, एनसीईआरटी एक और एग्जांपल लेती है, श्रमिक मधुमक्खी, वर्कर हनी बी। बेटा ये मादा होती है, ओके, और मादा होने के कारण इसमें मादा जनन तंत्र होना चाहिए, पर यह भी अजननक्षम होती है। बात करें तो बंध्य होती है, बंध्य प्रकार की होती है, मतलब बांझ होती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मादा जनन तंत्र ही नहीं होता है। इसके पास भी वही चीज है, इसके पास जनन तंत्र नहीं होता, ये भी बंध्य होता है। तो ऐसे ये जीव है, इनके अंदर जैविक क्रियाएं हो रही है, सबके अंदर, खच्चर के अंदर हो रही है, अजननक्षम मानव के अंदर हो रही है, अजननक्षम जीवों के अंदर हो रही है। श्रमिक मधुमक्खी जीवन है, पूरा का पूरा छत्ते का कार्यभार इसी के ऊपर है। रानी की सुरक्षा, नरों को खाना खिलाना, मैथुन के समय, मैथुनिक उड़ान में, निपिटल फ्लाइट के समय उनकी सुरक्षा करना, बच्चों की देखभाल करना, अंडों की देखभाल करना, शहद बनाना, मधु पराग इकट्ठे करना, जितनी भी वगैरह वगैरह काम चलते हैं वो सब ये बंदी करती है, मधुमक्खी करती है। कौन सी? श्रमिक मधुमक्खी। पर ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो ये कहां से पैदा होती है? इनको रानी मधुमक्खी पैदा करती है। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित। उनमें से एक प्रकार के अंडों से पैदा होते हैं। सप्ताह में सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है, क्योंकि रानी एक अंडा कई सौ होते हैं मात्र केवल, और बाकी जो हजारों में जो संख्या होती है वो इन्हीं की होती है। इनके पास एक विशेष औजार होता है जिसे कहते हैं डंक, और जब छत्ते की ओर या फिर मधुमक्खियों के इनके घर को कोई उंगली करता है तो ये जाके उसके डंक कर देती हैं, जिससे क्या होता है, सामने वाला भाग जाता है, टंटा कट जाता है उसका। तो ये तो होगी बात। तो इसका मतलब इनके अंदर तो प्रजनन हो ही नहीं रहा, प्रजनन क्रिया नहीं हो रही। और इस बेस पे बात करें तो विशेष लक्षण के अनुसार प्रजनन सभी जीवों में होना चाहिए, और सभी जीवों में होना चाहिए तो इनमें नहीं है। इसका मतलब प्रजनन भी विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि ये सभी जीवों के अंदर नहीं होता है। तो बेटा प्रजनन को भी विशेष लक्षण नहीं माना गया है। ओके, अब प्रजनन को विशेष लक्षण नहीं माना गया है तो अगला आता है उपापचय। क्या उपापचय को विशेष लक्षण माना गया है? देखो अगला जो पॉइंट है, सजीवों के अंदर तो जनन फिर भी होता है, चलो कुछ को छोड़ दो, कुछ के अंदर नहीं होता, तो इसको विशेष लक्षण नहीं कहते।
लेकिन निर्जीवों के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होता। निर्जीव तो ये इस कपड़े से दूसरा कपड़ा बन ही नहीं सकता, इसका मतलब ये निर्जीव है। और इसको और भी अच्छे तरीके से समझे तो अच्छा जो अगली जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है उपापचय। और उपापचय की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं। अपचयन और उपचयन, मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। क्या इंग्लिश मीडियम के टाइम बात करेंगे, हिंदी मीडियम की बात चल रही है तो हिंदी मीडियम की बात करते हैं। उपापचय या उपापचयन भी कहते हैं इसको, ठीक है। उपापचय की बात करें तो उपापचय जैविक प्रक्रिया है। उपापचय जैविक प्रक्रिया है। और जैविक प्रक्रिया की बात करें तो केवल जीवों के अंदर होती है बेटा, निर्जीवों के अंदर नहीं होती। तो क्या इसको विशेष लक्षण कह सकते हैं? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या ये पूरी की पूरी सजीवों के अंदर होती है। सभी सजीवों के अंदर यदि उपापचय क्रिया होती है तो यह सजीवों का विशेष लक्षण है। इसको देख के हम पहचान सकते हैं यदि किसी में उपापचय हो रहा है तो वो सजीव है और जिसमें नहीं हो रहा है वो निर्जीव है। लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या उपापचय सभी सजीवों के अंदर होता है। तो ये देखने के लिए हम देखते हैं कि सजीव जो होते हैं उनके अंदर कुछ रासायनिक जैव अभिक्रियाएं होती हैं। इनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं तो सजीव में होने वाली सभी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। इसका मतलब यह है कि सजीव, कोई सा भी सजीव हो, उसके अंदर जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उन सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ही उपापचय कहते हैं, ठीक है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का योग मतलब जितनी भी अभिक्रियाएं हैं 2, 5, 10, 15, 20, 30, 25, 40 जितनी भी हैं उन सभी अभिक्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि एटीपी निर्माण, देखो सजीव जो होते हैं, सजीव कार्य करते हैं। जैसे मैं सजीव हूं, आप सजीव हो, पढ़ रहे हो तो सुन रहे हो, मैं सजीव हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है ना, हाथ पैर हिला रहा हूं, जितना भी काम हो रहा है सभी कार्यों के अंदर कार्य करते हैं और कार्य के लिए इन्हें चाहिए ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्य के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा की जरूरत होती है बेटा तो कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा कोशिका के कोशिका द्रव्य में एक प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही सजीव ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं, इसी को ऊर्जा के रूप में काम में लेते हैं। ओके, तो जैसे यह एक जैव अभिक्रिया है, एटीपी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण, क्या इस मार्कर के अंदर ऊर्जा बन रही है? क्या मैं इससे लिख रहा हूं तो इसकी जो इंक चल रही है या ये घिस रहा है, ये चल रहा है, इसमें इसकी ऊर्जा खर्च हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब निर्जीवों के अंदर उपापचय क्रिया होती ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई जैविक प्रक्रिया ही नहीं होती। अगर जैविक क्रिया होती तो क्या निर्जीव होता? बिल्कुल नहीं।
ये सजीव होता। तो सजीवों के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं और जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं वो सजीव होते हैं, और सभी जैविक क्रियाओं के योग को ही उपापचय कहते हैं। इसका मतलब उपापचय सजीवों का विशेष लक्षण है पहचानने का। तो जिनमें उपापचय होगा वो सजीव होंगे और जिनमें नहीं होगा वो सजीव नहीं होंगे। तो उपापचय सजीवों के अंदर होता है, निर्जीवों के अंदर नहीं होता। बात करें उपापचय सजीवों में होता है, निर्जीवों के अंदर ये नहीं होता है। आई बात समझ में? ऐसे बात करते हैं, एक अगला टॉपिक है संवेदना। क्या संवेदना विशेष लक्षण है सजीवों का? क्या संवेदना के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये जीव सजीव है या निर्जीव है? तो देखो अगली बात करें संवेदना की। संवेदना या वेदना की बात करें तो संवेदना होती है बेटा कि वातावरणीय क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। ओके, तो जैसे हम बात करें सर्दियां आ गई, अब सर्दियां आ गई तो हमें सर्दी लगने लगती है, क्या इस मार्कर को सर्दी लगेगी? नहीं लगेगी। इसको कैसे भी डाल दो ऐसा ही रहेगा। हमें गर्मी लगती है तो गर्मी लगती है, तो क्या इसको गर्मी लगेगी? इसको गर्मी नहीं लगेगी। और इसको गर्मी नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये निर्जीव है, हम सजीव है। तो जैसे बात करें कि बेटा आपकी वातावरणीय प्रतिक्रियाएं कैसे भी हो, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, जाते जाते आपके पैर में कांटा लग गया, आपको दर्द हुआ, क्या इसके अंदर मैं कील ठोक दूं, ये चिल्लाएगा? नहीं। लेकिन हमारे पैर में कांटा चुभेगा तो हमें तुरंत दर्द होगा, पैर हटाएंगे, कांटे को निकालेंगे। तो वादी क्रिया क्या हुई? कांटे का चुभना। और प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई कि पैर हटा के एक हाथ से या फिर उसको निकाल देना, ये प्रतिक्रिया है। तो इसका मतलब सजीव क्या होते हैं कि क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना सजीवों का काम होता है, निर्जीवों का नहीं होता, क्योंकि ये प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे अधिक सर्दी के अंदर गर्म कपड़ों को पहनते हैं अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, और सर्दी गर्मियां जब होती हैं तो गर्मियों के अंदर अपने सभी कपड़ों को उतार देते हैं और हवा खाते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो हवा खाते हैं हम लोग, और जब हम हवा खाते हैं तो इसका मतलब हम हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। क्या ये करते हैं? ये नहीं करते। इसका मतलब क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना संवेदना है। जैसे मेरे को कोई छुएगा तो मुझे पता चलेगा, महसूस होगा, तो ये महसूस होना ही संवेदना है। क्या मैं इसको काटे भी दूं तो क्या ये महसूस तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मुझे कोई अगर काटेगा, कोई कुछ चुभाएगा तो मैं चिल्लाऊंगा, आप भी चिल्लाओगे। तो इसका मतलब क्या है? जब आपको कोई चुभाएगा तो आप भी चिल्लाओगे। तो इसका मतलब क्या है? हमने क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दिया। जैसे कोई चांटा मारेगा तो हम गाल को हटाएंगे, क्या हम इसको चांटा मारेंगे, ये हटाएगा? ये नहीं हटाएगा, क्योंकि ये महसूस ही नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं बेटा? हम संवेदनाओं को महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं तो इसका मतलब हम सजीव हैं, और जो महसूस नहीं करते वो निर्जीव है। तो बेटा ये भी सजीवों का गुण है, निर्जीवों का गुण नहीं है। संवेदना जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा संभव होती है। जैसे छुआ तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मैसेज ब्रेन तक गया और हमें पता चला। तो बेटा इस धरती पर जो सबसे ज्यादा विकसित तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र जिसकी इकाई न्यूरॉन्स होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, वो मानवों का ही होता है। हमारा ही तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा विकसित है। तो संवेदनाओं के प्रति, क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया सबसे जल्दी यदि कोई देता है तो वो हम देते हैं। हम ये भी महसूस कर लेते हैं कि आगामी प्रॉब्लम हमें, समस्या हमें क्या आने वाली है, उसके लिए हमें कैसे तैयार रहना है, तैयार नहीं रहना है। तो ये स्व चेतना होती है। तो बेटा स्व चेतना का मतलब होता है कि आगामी
समस्याओं के प्रति सचेत। सचेत रहना ही क्या है? स्वचेतना है। इसका मतलब भविष्य में हम कई बार आइडिया लगा लेते हैं कि ये आइडिया लगाना ही क्या है? स्वचेतना। एक तरीके से कि मुझे भविष्य में कल मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कल मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, किस क्लास में क्या करनी पड़ेगी, या फिर मैं रास्ते में जाऊंगा तो मेरा झगड़ा हो गया तो मुझे वहां से कैसे बच के जाना चाहिए। ये समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के बारे में पहले सोच लूंगा कि मेरे से वो कुछ गलती हो गई तो मुझे वहां जाके क्या आंसर देना है। तो ये स्वचेतना है। ऐसा कौन सोच सकता है जिसके पास विकसित तंत्रिका तंत्र हो? और स्वचेतना सजीवों का लक्षण है, और ये स्वचेतना केवल मानवों का लक्षण है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मानव, लेकिन कुछ जीव भी हैं जो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सोचते हैं चीजों को, हमारी तरह इतना नहीं कर पाते, इतनी स्वचेतना का उपयोग नहीं कर पाते जितने मानव करते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा विकसित किसी का तंत्रिका तंत्र नहीं है। जब हम हैं तो सब कम है। आगे बात करें बेटा, इस चैप्टर की टॉपिक के बारे में, तो हमने बात की उपापचय, संवेदना, स्वचेतना, प्रजनन, वृद्धि, और वृद्धि के साथ में हमने बात किया जीवन काल। तो इनके अंदर से संवेदना, स्वचेतना, उपापचय के बारे में हमने बात की। तो सजीवों का लक्षण था। वृद्धि एक तरीके से सजीवों के अंदर हो रही थी, पर दूसरा भारी प्रकार निर्जीवों में भी पाया जा रहा था। द्रव्यमान का बढ़ना जैसे निर्जीवों में हो रहा था सजीवों के साथ, तो उसको विशेष लक्षण नहीं माना। प्रजनन सभी सजीवों के अंदर नहीं हो रहा था, कुछ अजननक्षम सजीव भी थे जिनके अंदर क्या था? प्रजनन नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यह भी विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि सभी सजीवों के अंदर नहीं हो रहा था। तो संवेदना, स्वचेतना और उपापचय को हमने क्या माना है? सजीवों के विशेष लक्षण माना है, क्योंकि यही वो लक्षण है जो सभी सजीवों में होते हैं। ओके, अब एक जो आखिरी रह गया है वो आखिरी है, हालांकि स्वचेतना कहीं ना कहीं संवेदना के अंदर ही आ जाती है। ओके, लास्ट का जो वर्ड है या फिर लक्षण है वो है कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी कोशिकीय संगठन। हिंदी मीडियम है तो कोशिकीय संगठन की बात करेंगे, वैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, देखो सजीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। अब कोशिका के विकास के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। जो कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक अल्प विकसित कोशिका या प्राक कोशिका भी कहते हैं इसको, और एक होती है यूकैरियोटिक। ये होती है बेटा विकसित कोशिका, और इसको कहते हैं प्राक कोशिका। इसका मतलब ये अल्प विकसित होती है, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जीवों के अंदर परिवर्तन या उद्विकास होता जा रहा है, और उद्विकास होता जा रहा है तो उनके अंदर उद्विकास हो रहा है तो उनके अंदर क्या हो रहा है? विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, और जो कोशिकीय संगठन है या कोशिका है उनके अंदर भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। शुरू में जो जीव थे वो सरल प्रकार के जीव थे, लेकिन आज के जो जीव हैं बेटा वो जटिल प्रकार के जीव हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलते, धरती पर आज भी प्रोकैरियोटिक भी मिलते हैं जैसे जीवाणु, और यूकैरियोटिक जीव भी मिलते हैं जैसे हम। हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा विकसित कोशिकाएं हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता, पर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक विकसित होता है। केंद्रक झिल्ली भी होती है, उसके अंदर केंद्रिका भी होती है वगैरह सब होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य के अंदर नग्न अवस्था में पड़ा रहता है। ओके, तो ये कुछ लक्षण होते हैं। जब बात करेंगे जब कोशिका पढ़ेंगे तब कोशिका से बने होते हैं सभी सजीव।
ठीक है। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बात करें तो सजीव कितने प्रकार के होते हैं। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बात करें, जैसे किसी जीव के अंदर कितनी कोशिकाएं हैं इसके आधार पर बात करें तो देखो जैसे अमीबा है एक ही कोशिका से बना होता है। जैसे कोशिकाओं की संख्या के आधार पर परजीव दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव है वो एकल कोशिका से या एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से निर्मित होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी दो या दो से अधिक कोशिकाएं का से निर्मित होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। वैसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर भी अंतर है। क्या अंतर है पैरामीशियम और अमीबा के अंदर? तो हमने 10th में जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे इसको आगे वाले चैप्टर्स के अंदर, आगे वाले अध्याय के अंदर। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो एग्जाम्पल है मानव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर आदि बहुत सारे जीव हैं जो बहुकोशिकीय, मतलब इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बहुकोशिकीय या जटिल प्राणी है वो मानव ही है। तो इस तरीके से बात करें तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। इसका मतलब है सभी सजीव, चाहे वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, वो कोशिका से बना हुआ है। कोशिका से कोशिका, कोशिका से कोशिका, कोशिका से कोशिका, कोशिका से कोशिका मिलकर क्या बनाती है? जीव बनाती है। तो इसका मतलब सिंगल जो कोशिका होती है, एक जो कोशिका होती है, एक जो कोशिका होती है, कोशिका, किसी जीव की एक कोशिका को पकड़ लो, उसे हम कहेंगे इकाई। किसकी इकाई? सजीव की इकाई। यही वो इकाई है सजीव की जो सजीव की संरचना का निर्धारण करती है। मतलब सजीव कोशिकाओं से बना होता है तो इसकी संरचना कोशिकाओं से बनी होती है। और सजीव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है किसके अंदर? उत्पन्न होती है कोशिका के अंदर। तो इसका मतलब क्रियात्मक या कार्यात्मक कह दो। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। लेकिन क्या कोशिका निर्जीवों के अंदर होती है? क्या ये निर्जीव कोशिका से बना हुआ है? ये मार्कर निर्जीव है क्या कोशिका से बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं वो कोशिका से नहीं बनी होती, लेकिन सजीव वस्तुएं कोशिका से, सजीव जितने भी होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। तो इसका मतलब जो कोशिकीय संगठन है ये केवल सजीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब कोशिकीय संगठन भी विशेष लक्षण है, संवेदना भी विशेष लक्षण है, स्वचेतना भी विशेष लक्षण है, और उपापचय जो अभी हमने पढ़ा था, उपापचय भी क्या है? विशेष लक्षण है सजीवों के आइडेंटिफिकेशन का, उनके पहचानने का। तो इसका मतलब जिनके अंदर उपापचय, संवेदना, कोशिकीय संगठन और स्वचेतना जैसे गुण होंगे वो सभी सजीवों में होंगे, क्योंकि ये वो गुण हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं।
निर्जीवों के अंदर नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते निर्जीवों के अंदर। लेकिन वृद्धि, उपापचय, सॉरी वृद्धि और प्रजनन दोनों के दोनों क्या है, वृद्धि और प्रजनन विशेष लक्षण नहीं है कोशिकाओं के, सॉरी सजीवों के, ठीक है। वृद्धि और प्रजनन सजीवों के विशेष लक्षण नहीं है, बाकी सभी सजीवों के विशेष लक्षण है। जीवन काल की बात करें तो जीवन काल सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों के अंदर नहीं पाया जाता। ओके, तो जीवन काल भी विशेष लक्षण है किसका, सजीवों का। तो आज का टॉपिक इसी के साथ खत्म करते हैं। इसके अंदर हमने सजीवों के जो जीव है उनको पहचानने की बात की है, जीवों के विशेष लक्षणों के बारे में बात की है कि कौन कौन से लक्षण है जो हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी पर जीव है, जो जीव है वो सजीव है या निर्जीव है। ओके, तो ऐसे जीव सजीव होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर ये सभी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। तो सभी जीवों का जो समूह मिलता है उसको हम कहते हैं जगत, सजीव जगत, ठीक है। और सजीव जगत आगे कई भागों के अंदर या समूह के अंदर बटा होता है जो वर्गीकरण में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले क्लास के अंदर, ठीक है। ओके।